Hello dear students, welcome to गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज़। सो बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी का। और लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा था। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। देन हमने हाउस होल्ड कंपोजिशन को स्टडी किया था, डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम हमने देखा था, इलेक्ट्रिसिटी का हमने फ़्लो देखा था, करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। देन हमने कुछ कंपोनेंट्स को स्टडी किया था, जैसे कि आपका मेन सप्लाई जो होती है, आपका प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, स्विच हो गया। तो ये सभी हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। तो पीछे हमने स्टडी किया था कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं उसको हम जब मेज़र करते हैं उसकी कॉस्ट को, तो वो वॉट के अंदर हम मेज़र करते हैं। हमने एक यूनिट पढ़ी थी वहाँ पे वॉट। बट अगर हम बात करते हैं वोट की, तो वोट एक स्मॉल यूनिट होती है अगर हम कंपेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन को। जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग वोट जो है आपकी एक छोटी यूनिट है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो वोट से बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी किलो वोट। किलो वोट। और 1 किलो वोट के अंदर आपके टोटल 1000 वोट्स होते हैं। तो ये कन्वर्ज़न आपको याद रखना है। सो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो 1 यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, आपने देखा होगा आपके घर पे जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो उसमें यूनिट्स मेंशन होती है कि कितनी यूनिट्स आपकी यूज़ हुई है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, लाइक दैट। और फिर जो कॉस्ट होती है ना, वो पर यूनिट कैलकुलेट होती है। जैसे सपोज़ करो 3 रुपीज़ पर यूनिट हो गया, 4 रुपीज़ पर यूनिट हो गया, 5 रुपीज़ पर यूनिट हो गया। सो जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, जितनी यूनिट्स यूज़ करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी for which we pay to the electricity supply department of our city. So 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 आवर में कितने किलोवाट एनर्जी हमने यूज़ की है, वो किसके इक्वल होगी, वो आपकी 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगी। सो आपने देखा होगा आपके घर पे एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर प्रेजेंट होता है, और यही इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या मेज़र करता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कंज्यूम की है इन किलोवाट आवर्स। आपको डायग्राम गिवन है, सो इस फिगर के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ इस टाइप का आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक मीटर होता है, और उसमें कुछ यहाँ पे नंबर्स होते हैं, कुछ रीडिंग्स चलती हैं। तो ये बेसिकली आपकी किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होती है। और कुछ इसमें डिज़ाइंस चेंज होते रहते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि आपके सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो किस टाइप के इलेक्ट्रिक मीटर प्रोवाइड करता है। बट कुछ इस टाइप की इसकी क्या होती है, आपकी शेप होती है, ये इस टाइप से आपको दिखता है। नाउ all these household electrical appliances consume electric energy at different rate। अब हमारे घर में क्या होता है, अलग अलग टाइप के अप्लाइंसेस होते हैं। जैसे सपोज वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, या एयर कंडीशनर हो गया, या आपके जैसे कि फ़ैन हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब्स हो गई। तो सभी की अपनी अलग अलग क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग कैपेबिलिटी होती है। तो सब अपने अलग अलग रेट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो जो हमारा बिल होता है वो डिपेंड करता है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है हमारे अप्लायंसेस ने ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो बेसिकली मंथ वाइज कैलकुलेट होता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। नाउ आगे मूव करते हैं हम। सो सबसे पहले क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं जो पावर कंज्यूम हुई है इन वोट्स इनटू किलो वोट्स बाय डिवाइडिंग द टोटल वोट्स बाय 1000। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1 किलोवाट के अंदर कितने वोट्स होते हैं, 1000 वोट्स होते हैं। तो जितने भी वोट्स हमारी क्या हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, उसको हमें 1000 से क्या करना है, हमें उसको डिवाइड करना है। Then kilowatts converted into kilowatt hours by multiplying the kilowatts by the number of hours.
फॉर विच द अप्लायंस हैज़ बीन यूज्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। अब सपोज करो कि आपका कोई अप्लायंस था, वो 5 आवर्स के लिए आपने उसको ऑपरेट किया है, देन जितनी भी किलोवाट एनर्जी उसने यूज़ की होगी उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जिससे आपका जो यूनिट आएगा वो किलोवाट आवर्स में आ जाएगा। सो इससे हमें क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है किलोवाट आवर्स में, उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। दूसरे वे में हम बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, कि टोटल नंबर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम हुई है। एंड जो कॉस्ट होती है 1 यूनिट की, वो डिपेंड करती है अलग अलग स्टेट में, डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं उसकी। नाउ अब हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं न्यूमेरिकल्स के, जो इलेक्ट्रिसिटी से, पावर से आपके रिलेटेड है, यानी कि कितनी एनर्जी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है एग्जांपल, एक रेडियो सेट है जो 60 वोट्स पे रन कर रहा है 50 आवर्स के लिए, तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ पावर इनटू टाइम। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। अब हमें क्या करना है, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसने यूज़ की है किलोवाट आवर्स में, सबसे पहले हमें वो फाइंड करना है। तो टोटल कितनी पावर हो गई हमारे पास, यहाँ पे 60 वोट्स हो गई है। सो पावर विल बी इक्वल्स टू 60 अपॉन 1000, बिकॉज 60 वोट्स था, उसको हमें किलो वोट में कन्वर्ट करना है। अब आपको याद रखना है कि वोट एक स्मॉलर यूनिट है, किलो वोट एक बिगर यूनिट है। तो जब भी आप एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको डिवाइड करते हो, और जब आप एक बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हो देन तब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। तो ये कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत बार आपको यूज़ करना पड़ता है। तो इससे आपको जो पावर मिलेगी वो किलोवाट में मिल जाएगी, दैट विल बी 0.06 किलोवाट। तो ये आपकी पावर आ गई है। नाउ टाइम आपको गिवन है 50 आवर्स, तो 50 आवर्स के लिए वो रेडियो ऑपरेट हुई है, तो अब हमें फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी वो यूज़ करेगी। तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, तो पावर हो गई हमारे पास यहाँ पे 0.06 मल्टीप्लाई बाई टाइम 50 आवर्स। सो 0.06 की 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3, और यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर्स। सो 3 किलोवाट आवर्स वो एनर्जी कंज्यूम करेगी रेडियो, अगर उसको आप 50 आवर्स के लिए ऑपरेट करोगे। सो इन दैट वे आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। बहुत बेसिक सिंपल से आपके न्यूमेरिकल हैं, बेसिक मैथमेटिकल, इनमें आपको कैलकुलेशंस करनी है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वोट। एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग 350 वोट है, उसको 10 आवर्स अ डे, एक दिन में उसको 10 आवर्स के लिए ऑपरेट किया जाता है। देन हमें कॉस्ट फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, अगर उसको 30 डेज़ के लिए ऑपरेट करते हैं हम, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉस्ट आपको दी हुई है ₹3.40 पर किलोवाट आवर। तो आपको यहाँ पे उसकी क्या गिवन है, उसकी पावर गिवन है 350 वोट, टाइम आपको गिवन है 10 आवर्स पर डे। अब उसको 30 डेज़ के लिए हमने ऑपरेट किया है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि 300 आवर्स। तो टोटल वो 30 डेज़ में कितना ऑपरेट होगा, 300 आवर्स ऑपरेट होगा। नाउ पावर आपको वोट में गिवन है, तो अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, किलो वोट में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.35 किलो वोट पर आवर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी किलोवाट आवर में। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास E इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो पावर हो गई हमारे पास 0.35 मल्टीप्लाई बाय 300
300, क्योंकि 300 आवर्स के लिए हमने इसको क्या किया था, हमने इसको ऑपरेट किया था। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 105 किलो वोट आवर। तो इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, आपका कंज्यूम करेगा। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट उसकी। तो आपको बोला है कि 1 किलोवोट आवर की कॉस्ट आपको गिवन है ₹3.40। आपको गिवन है कॉस्ट 3.40। तो 105 किलो वोट आवर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3.40 मल्टीप्लाई बाय 105। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम अराउंड 357। सो ₹357 विल बी दी कॉस्ट। तो उस फ्रिज को जब आप ऑपरेट करोगे तो आपको कितना अमाउंट पे करना होगा, ₹357। सो इन दैट वे आपको ये सेकंड एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया है। सो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे अपने एग्जाम में देन आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्या होते हैं, आपके हैजार्ड्स होते हैं। सो electricity, like any form of energy, must be used judicially and safely. Inappropriate use and negligence in care and maintenance of electrical wiring and appliances can cause hazards that may even turn out to be fatal. तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को या जो वायर्स होते हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उनकी केयर नहीं करोगे, उसको आप नेग्लेक्ट करोगे, उनको देखोगे नहीं अच्छे से, तो उससे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हैजार्ड्स हो सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा फेटल हो सकते हैं, डेडली हो सकते हैं, जो किसी की डेथ का कोज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स के कुछ मेन रीजंस आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो जिसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका शॉर्ट सर्किट। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, आपने कई बार सुनी होगी अपने घर पे भी शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। सो इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड थ्रू 2 insulated wires which run together एंड रीच ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर वायरिंग सिस्टम को पढ़ा था। तो वहाँ पे 3 वायर्स हमने डिस्कस किए थे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। तो अब यहाँ पे जो ये 2 वायर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये कौन से वायर हैं, ये आपका एक लाइव वायर है और एक आपका न्यूट्रल वायर है। तो ये दोनों वायर्स क्या करते हैं, रन करते हैं एक साथ। दोनों वायर्स एक साथ एक डिवाइस में जाएंगे या एक अप्लायंस तक जाएंगे या आपके सर्किट बोर्ड तक जाएंगे और फिर वहाँ से वापस पावर सोर्स तक आएंगे। नाउ वन इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड लाइव वायर और दूसरा वायर आपका हो जाएगा न्यूट्रल वायर। बोथ दीज वायर्स आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। If the plastic insulation of live wire and neutral wire gets torn due to wear and tear, then the 2 naked wires touch each other. और जो इनकी टचिंग होगी लाइव एंड न्यूट्रल वायर की, यही क्या करेगी, आपका शॉर्ट सर्किट करेगी। अब सपोज करो कि आपके पास ये आपका लाइव वायर हो गया एंड ये आपका न्यूट्रल वायर हो गया। अब ये दोनों वायर एक साथ रन करते हैं, मूव करते हैं। अब वायर किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं और उन वायर्स के ऊपर एक इंसुलेशन कवरिंग होती है जो बेसिकली आपकी रबर की होती है या प्लास्टिक की होती है। अब किसी भी वजह से, किसी भी वियर या टीयर की वजह से वो प्लास्टिक कवरिंग आपकी क्या हो जाए, वो वहाँ से कट हो जाए और दोनों वायर्स जो यानी कि उनका कॉपर वाला पार्ट है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका कंप्लीट वायरिंग सिस्टम डैमेज हो सकता है, आपके अप्लायंस डैमेज हो सकते हैं और इवन इस वजह से क्या हो सकती है, वहाँ पे कोई फायर भी हो सकती है, आग भी लग सकती है। सो चलिए आगे मूव करते हैं। सो डायरेक्टली ये क्या करेंगे, आपके शॉर्ट सर्किट करेंगे। When live wire and neutral wire touch each other directly, then a large current flows through the household wiring. और जो ये लार्ज करंट होगा ये हीट कर सकता है वायर्स को डेंजरसली
हाई टेम्परेचर्स पे, और जिससे क्या हो सकती है, वहाँ पे एक फायर स्टार्ट हो सकती है। जैसा भी आपको यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है एक इलेक्ट्रिक आयन की, तो उसमें जो ये वायर है आप देख सकते हैं इसकी जो इंसुलेशन है वो टोर्न हो गई है, और जो इसके कनेक्टिंग केबल्स हैं उनकी ये इंसुलेशन क्या हो सकती है, टोर्न हो गई है। अब इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अभी तो मैं सिर्फ शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा हूँ। अब सपोज़ करो कि जो ये टोन पार्ट है आपका वायर का, अगर इसके कांटेक्ट में कोई ह्यूमन बीइंग आ जाए, देन उसको क्या होगा, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या लगेगा, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जो उसके लिए क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। नाउ जो आउटर इंसुलेशन होती है कनेक्टिंग केबल्स की, ये आपको फिगर में गिवन है ऑलरेडी टोन। और अगर ये इंसुलेशन जो है इनर वायर्स की, अब दो तरह से इंसुलेशन मिलती है। एक तो आपके इनर वायर हो गए, तीनों वायर हो गए आपके लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर, और फिर इन तीनों वायर के ऊपर भी एक और इंसुलेशन होती है, यानी कि डबल वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रेजेंट होती है। So we should never use such an electrical appliance having connecting cable with toned insulation, because इस तरह के जो कनेक्टिंग केबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए उनको इमिडिएटली हमें क्या करना होता है, उनको रिप्लेस करना होता है एक न्यू केबल से। ये आपका फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैजार्ड था, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट। अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पे, दैट इज़ दी ओवरलोडिंग। व्हाट हैपन्स इन ओवरलोडिंग? जब कभी भी टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, जैसा आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सॉकेट है और उस एक सॉकेट से हमने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब ये सभी अप्लाइंस क्या करेंगे, अपनी जो भी इनको रिक्वायर्ड अमाउंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो उसको कंज्यूम करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। अब उससे क्या होगा, जो ये आपका सॉकेट है ये ओवरलोड हो जाएगा, और इस ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, जो कॉपर वायर्स हैं जो वायरिंग सिस्टम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे। हीट होने से क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और उस वजह से यहाँ पे क्या हो सकती है, उस वजह से यहाँ पे फायर हो सकती है, आग लग सकती है। और जो शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोडिंग है, अकर कर जाएगा यहाँ पे, और फ्यूज़ वायर जो होता है वो ब्लोन कर जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। ये आपका कंसेप्ट होता है ओवरलोडिंग का। और ये ओवरलोडिंग आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। ये सपोज़ करो आपका जो इन्वर्टर होता है, घर पे जो इन्वर्टर प्रेजेंट होता है, सपोज़ लाइट चली गई है और इन्वर्टर से आप क्या कर रहे हो, बहुत हाई इलेक्ट्रिक कंजप्शन वाला कोई अप्लाइंस कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक आयरन ही कनेक्ट की हुई है, तो सडनली क्या होगा, जैसे ही वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करना शुरू करेगा, आपके इन्वर्टर से यूज़ करेगा, तो तुरंत इन्वर्टर क्या हो जाएगा, वो ओवरलोड हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रिक हैजार्ड था। आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ दी सेफ्टी कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे कुछ सेफ्टी कंपोनेंट्स भी होते हैं। एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नीड्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई। If the amount of current passing through any of the devices exceeds the permissible limit, there are chances of a short circuit which can lead to electric fires and can damage ऑल दी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो अब देखो, कोई भी आपका एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है, डिवाइस है, उसको एक लिमिटेड अमाउंट में क्या चाहिए, करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिससे कि वो नॉर्मली वर्क कर सके। अब सपोज़ करो किसी भी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट बढ़ गई है, उसको लिमिट से ज़्यादा मिल गई है, देन उसमें क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर्स हो सकती है, अप्लाइंस डैमेज हो सकता है आपका। इसीलिए टू प्रोटेक्ट अवर डिवाइसेस हाउस होल्ड अगेंस्ट सच डैमेजेस वी यूज़ सेफ्टी डिवाइसेस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ सेफ्टी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस होते हैं। तो सबसे पहला सेफ्टी डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, या इसको हम सिंपली फ्यूज़ भी बोलते हैं। तो फ्यूज़ क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक फायर्स और डैमेज को टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट।
सो अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा अप्लायंस में तो उससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रोटेक्ट करेगा. So the fuse for protecting our household electrical wiring is fitted just near the main switch on the switchboard. तो अगर आपने देखा होगा आपके घर पे भी मेनली अब हम MCBs का यूज़ करते हैं. ओल्ड टाइम में पहले हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते थे. तो आपने देखा होगा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर के बाद वायर सीधा कहाँ पे जाता है, आपका एक मेन स्विच बोर्ड पे जाता है. तो उस मेन स्विच बोर्ड पे आपने क्या देखा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को आपने देखा होगा. तो फ्यूज़ किस पे वर्क करता है, तो फ्यूज़ वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब देखो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो इफ़ेक्ट शो करती है. तो याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी वो दो इफ़ेक्ट शो करती है. एक इफ़ेक्ट होता है हीटिंग इफ़ेक्ट और दूसरा इफ़ेक्ट होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट. जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, तो वो दो इफ़ेक्ट को शो करेगी, हीटिंग इफ़ेक्ट को और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को. हीटिंग इफ़ेक्ट से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से क्या होगा, मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ पे दूसरी मैग्नेट या कंपास हो गया जैसे हमारा, तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है, या दूसरी मैग्नेट क्या करेगी, वहाँ पे रिपल्शन या अट्रैक्शन शो करती है. तो ये दो इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी शो करती है. तो जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है. अब हम बात करते हैं फ्यूज़ की. तो फ्यूज़ के अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. तो इसके अंदर क्या होगा, एक बहुत ही पतला सा कॉपर वायर होगा जिसके ऊपर टिन की प्लेटिंग होती है, कोटिंग होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ही कम होता है. सो जो ये थिन फ्यूज़ वायर होता है हैज़ अ मच ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन द हाउस. अब यहाँ पे एक टर्म आई है रेजिस्टेंस. अब इस रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, तो रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है, यानी कि उसको फ्लो होने से रोकती है. तो अगर किसी वायर की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट उससे जब फ्लो होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से क्या होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने से क्या होगा, हीट जनरेट होने से वो वायर क्या कर जाएगा, आपका मेल्ट कर जाएगा. तो जो फ्यूज़ वायर होता है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे आपका वर्क करता है कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है. तो जब करंट उसके थ्रू फ्लो करेगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी वहाँ पे, और वो वायर क्या कर जाएगा, आपका मेल्ट कर जाएगा. और मेल्ट करने से क्या होगा, जो कनेक्शन था, जो सर्किट था, वो आपका ब्रेक हो जाएगा और आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा. So when the current in a household circuit suddenly increases too much, then the thin fuse wire gets heated too much, melts and break the circuit. यानी कि करंट के फ्लो को क्या कर देगा, ये रोक देगा, और जिससे क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा फायर को घर के अंदर जो ओवर हीटिंग से होती है, और ऑल्सो प्रिवेंट करता है क्या, डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यू टू लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू दैम. नाउ जो ट्रेडिशनल फ्यूज़ होता है उसके अंदर एक प्रोसलिन फ्यूज़ होल्डर होता है, यानी कि उसकी कवरिंग जो होती है, और एक रिमूवेबल प्रोसलिन फ्यूज़ ग्रिप होती है, और जो फ्यूज़ होल्डर होता है वो कनेक्ट होता है हाउस होल्ड सर्किट के अंदर. तो आप देख सकते हैं ये आपका कनेक्टेड होता है, जो ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट आप क्या करते हो, इसको जब आप रिमूव करते हो तो ये आपका सर्किट को ब्रेक कर देगा, और ये यहाँ पे ये आपका क्या है, ये फ्यूज़ वायर होता है. तो प्रोसलिन क्या है, ये आपका एक मटेरियल होता है जो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. तो इसलिए हम जो इसकी केजिंग है ना, उसको ईजिली हम टच करके होल्ड करके इसको हम फिक्स कर सकते हैं. तो जो फ्यूज़ ग्रिप होती है उसके अंदर एक वायर फिक्स्ड होता है, और जैसे ही फ्यूज़ ग्रिप कैरी करती है फ्यूज़ वायर को इंसर्टेड इन दी फ्यूज़ होल्डर, तो जो सर्किट होता है हाउस होल्ड वायरिंग का वो कंप्लीट हो जाता है. और नॉर्मल सरकमटेंसेस में
जहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करेगा विद इन अ सेफ लिमिट। तो जो फ्यूज़ वायर है वो इंटैक्ट रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली अवेलेबल होगी हाउस होल्ड सर्किट के अंदर। बट जैसे ही क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट रीच कर जाएगी, तो क्या होगा, maximum limit on the current which can flow safely through the fuse wire inserted in the हाउस सर्किट। और अगर किसी रीज़न से क्या हुआ, करंट जो है हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा, सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वायर क्या कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करने से क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे जो अप्लाइंसेज है, डिवाइसेज है, वो सेफली वर्क करते हैं। नाउ इफ हाउएवर देयर वर नो फ्यूज इन द हाउस होल्ड वायरिंग, then the large current flowing through the wiring could heat up the wires to very high temperatures and can cause electric fires। अब सपोज करो कि हाउस होल्ड सर्किट के अंदर कोई फ्यूज ही नहीं है, तो कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं है वहाँ पे, तो अगर लार्ज करंट फ्लो कर जाएगा तो कोई भी वहाँ पे सेफ्टी डिवाइस ना होने की वजह से वो क्या करेंगे, वायर्स को हीटअप कर देंगे और जो शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं और इवन इलेक्ट्रिक फायर्स कर सकते हैं। द लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जैसे कि आपका टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ये उनको भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। नाउ अब सपोज करो क्या हुआ, कोई फ्यूज जो था वो ब्लोन हो गया, यानी कि ब्रेक हो गया, तो एक नए फ्यूज़ को वहाँ पे क्या करेंगे, फिट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो वापस से रीस्टोर हो जाएगी हमारे हाउस होल्ड सर्किट के अंदर। और जो एक ब्लोन अप फ्यूज़ होता है उसको रिप्लेस करते हैं हम एक न्यू फ्यूज़ से, ओनली आफ्टर कोज ऑफ एक्सेसिव करंट इन दी वायरिंग हैज़ बीन डिटेक्टेड एंड सेट राइट। नाउ वी शुड नॉट यूज़ अ थिक वायर एज अ फ्यूज़ वायर। अब जो फ्यूज़ वायर होगा वो हमेशा थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, बिकॉज उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, अगर हम थिक वायर ले लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, वो जल्दी से हीट नहीं होगा, और हीट नहीं होगा तो वो मेल्ट भी नहीं होगा। और अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा तो वो क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा, तो वो ज़्यादा करंट को आगे पास कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारे अप्लाइंसेस डैमेज हो जाएंगे। और जो फ्यूज़ वायर है वो नॉर्मली पीछे हमने पढ़ा था अभी कॉपर वायर होगा, लेकिन टिन से प्लेटेड होगा और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। और कॉपर वायर की जगह पे हम दूसरा भी कोई अदर मेटेरियल वायर भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूज़ वायर बिकॉज इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू विच इट विल नॉट मेल्ट when a large current passes through it। तो अगर हम नॉर्मली कॉपर वायर लेते हैं या कोई दूसरा मेटल का वायर लेते हैं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ किस वायर का यूज़ करेंगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जैसे कि कॉपर वायर, लेकिन उस पर किसकी कोटिंग रहेगी, टिन की कोटिंग रहेगी। तो ये आपका यहाँ पे सबसे पहला सेफ्टी डिवाइस था, दैट इज़ दी फ्यूज़ वायर। सो आई होप आप सभी को ये फ्यूज़ वायर अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेफ्टी डिवाइस, दैट इज़ MCBs। तो MCBs को हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स भी बोलते हैं, और नाउ अ डेज हम क्या करते हैं, MCBs का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस फ्यूज़ होता है और इसको बार बार हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि फ्यूज़ वायर के अंदर होती थी। फ्यूज़ में एक बार अगर वहाँ पे वो वायर मेल्ट हो गया तो फिर हमें नया फ्यूज़ वहाँ पे लाके फिक्स करना पड़ता था। सो इफ़ द करंट बिकम्स टू लार्ज, तो जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं ये ऑफ हो जाते हैं बाय स्विचिंग कटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। और जो MCBs हैं कैन बी रीसेट व्हेन द फॉल्ट हैज़ बीन करेक्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा तो ये ऑटोमेटिकली MCB क्या कर जाएंगे, ये ऑफ हो जाएंगे, और जैसे ही क्या होगा, करंट की अमाउंट वापस नॉर्मल होगी तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम ऑन कर देंगे। तो MCB को प्लेस किया जाता है सीरीज में विद द लाइव वायर इन अ सर्किट एंड स्विच्ड ऑन टू कंप्लीट दी सर्किट। तो जब हम MCB को क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तभी सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो याद रखना है कि MCBs को हमेशा
मेन वायर में, यानी कि जो लाइव वायर होता है उसमें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। when the current exceeds the rated value of the circuit breaker, तो जो strong becomes strong enough to separate a pair of contacts by putting off switch and breaks the circuit। अब जैसे ही प्रॉब्लम वापस रिजॉल्व हो जाएगी तो हम इसको वापस से क्या करेंगे, फंक्शनल कर देंगे, इसको रीसेट करके। सो अनलाइक फ्यूज, एमसीबीज डू नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट। एमसीबीज किस पे वर्क करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी दो इफेक्ट शो करती है, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ फ्यूज एंड अ एमसीबी। फ्यूज वर्क करेगा हीटिंग इफेक्ट पे और एमसीबीज वर्क करेगी मैग्नेटिक इफेक्ट पे। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, सो ध्यान से देखते हैं हम, ट्रू फॉल्स हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट इज ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की क्या होती है, एक फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स आर रिगार्डेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही फ्री होते हैं। Then electricity is categorized into 5 different groups, so that is false। इलेक्ट्रिसिटी को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। Then electricity supply wires at homes are color coded having black, red, white colors respectively। so नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइव वायर में ब्राउन या रेड कलर होगा, न्यूट्रल वायर में ब्लू कलर होगा और अर्थ वायर ग्रीन या फिर येलो कलर का होगा। तो ब्लैक कलर वहाँ पे नहीं होता है, ये फॉल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट में आपको बोला है, वी फॉलो पैरेलल कनेक्शन ऑफ अप्लायंसेज एट होम्स। तो घर पे हम पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं, दैट इज ट्रू। नाउ सिक्स्थ वन, नाउ अ डेज वी यूज़ फ्यूज़ एज अ सेफ्टी डिवाइस। क्या अभी हम हाल फिलहाल में फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, सो नहीं, फ्यूज़ को हम पहले यूज़ करते थे, अब हम यूज़ करते हैं एमसीबीज़ को। सो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। सो फर्स्ट वन, सेकेंड एंड फिफ्थ ये आपके ट्रू हैं, एंड थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स ये आपके फॉल्स हो गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे वायरिंग सिस्टम के अंदर हमने वायर्स को स्टडी किया था, देन अब हमने सेफ्टी डिवाइसेस को स्टडी किया है। सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक्स पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट आप पॉइंट हम यहाँ पे बात करते हैं रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो एट टाइम्स ऑन रिमूविंग वुलन कैप or head wear on dry wintry evenings can lead to hair rising experience। तो आपने देखा होगा विंटर के टाइम पे, सपोज करो कि आप कोई वुलन कैप को वियर कर रहे थे, आफ्टर सम टाइम जब आप उस कैप को क्या करते हो, उस कैप को हटाते हो, तो आपने देखा होगा कि आपके जो हेयर्स हैं, समटाइम्स जो हेयर्स हैं वो क्या कर जाते हैं, वो राइज कर जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। देन इफ़ यू वॉक ऑन अ कारपेट wearing shoes and then touch a metal knob you might get a meek electric shock। तो अगर आप किसी कारपेट पे वॉक करते हो शूज़ पहन के और उसी टाइम पे आप क्या करते हो, किसी मेटल के नॉब को, जैसे कि आपका डोर हैंडल हो गया, उसको अगर आप टच करते हो तो आपको बहुत हल्का सा क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। सो ऑल दीज आर ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये आपके इंसिडेंट्स होते हैं कुछ इस टाइप के, तो ये किस वजह से होते हैं, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होते हैं। नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, इलेक्ट्रिसिटी आपकी 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमने पीछे डिस्कस की थी, जहाँ पे हमारा जो वायरिंग सिस्टम होता है, सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, ये सब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में यूज़ करते हैं।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जहाँ पे जो चार्ज होते हैं वो आपके रेस्ट पे होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए डेंजरस नहीं होती है। सो व्हेन charges are set in motion they fall under the branch of physics which is known as current electricity. नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस आपके रेस्ट पे रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। जैसे कि चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन इबोनाइट रोड रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप क्या करते हो, ग्लास की रोड लेते हो और उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो, सो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, वहाँ पे जो ग्लास रोड है उस पर एक चार्ज आ जाएगा। सेम वे में अगर आप इबोनाइट रोड लेते हो, उसको किसी वुलन क्लॉथ के साथ आप रब करते हो, सो ड्यू टू फ्रिक्शन उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा। देन जो लाइटनिंग होती है जो हम स्काई में देखते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड थंडर ऑल्सो इन्वॉल्व्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट अब आपको याद रखना है, ये आपका एक्सेप्शन है कि जो लाइटनिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है, डेडली होती है, डेंजरस होती है, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। सो नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया है कूलाम। सो कूलाम याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है, एसआई यूनिट कूलाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देन इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जिनको हम आगे भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो अराउंड 2500 ईयर्स एगो, सो ग्रीक के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। तो सबसे पहले थेल्स ने ऑब्जर्व किया था एक मटेरियल को नोन एज एम्बर। एम्बर को जब हम रब करते थे सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ये क्या करता था, जो टीनी फीदर्स होते थे, बहुत हल्के छोटे जो पंख होते थे पक्षियों के, बर्ड्स के, उनको वो अट्रैक्ट करता था। तो थेल्स ने क्या बोला, सेड दैट एम्बर एक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ऑन रबिंग विद सिल्क। तो थेल्स ने क्या बोला कि जब हम अंबर को क्या करते हैं, रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो वो एक्वायर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, और जो फोर्स होती है इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वो इन टीनी फीदर्स को अट्रैक्ट करती है। So we can also show the existence of electric charge और electricity by performing some simple activity। तो आप भी क्या कर सकते हो, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज के एग्जिस्टेंस को शो कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आपको एक दूसरा एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज ऑफ अ बैलून। सो इफ़ वी टेक एन इन्फ्लेटेड रबर बैलून और इसको हम केयरफुली रब करते हैं विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ, देन टच इट विद अ वॉल, तो बैलून क्या करेगा, वॉल के साथ स्टिक कर जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो रबर बैलून है वुलन क्लॉथ के साथ जब उसको हमने रब किया था, तो इस बैलून के ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया ड्यू टू फ्रिक्शन। और जो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है बैलून, देन एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दी वॉल ड्यू टू विच इट स्टिक्स ऑन दी वॉल। अब ये क्या करता है, वॉल पे एक अट्रैक्शन फोर्स को, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये एक्सर्ट करता है, जिससे कि ये वॉल के साथ स्टिक कर जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अपीयर करता है प्लास्टिक कॉम्ब पे या प्लास्टिक स्केल पे, जब आप उसको हेयर के साथ रब करोगे, या एक रबर बैलून हो गया जिसको आप वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हो, तो ये सब क्या एक्वायर करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर करते हैं। यानी कि चार्ज तो आ जाएगा इनके ऊपर, बट वो चार्ज क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। दैट्स वाई ये सभी चार्ज किसके अंडर आएंगे, ये आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएंगे। नीचे आपको सेम ये एक एक्टिविटी भी गिवन है, जब आप एक प्लास्टिक कॉम्ब को रब करते हो या उससे अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हो, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक चार्ज एक्वायर होता है। और अगर आप इस कॉम्ब को क्या करते हो, बहुत टीनी पीसेज ऑफ पेपर के बहुत छोटे छोटे पीस होंगे, उसके पास लेके जाओगे, तो वो पीस क्या कर जाएंगे, आपके इस कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट कर जाएंगे। बिकॉज कॉम्ब पे क्या आ गया, आपका एक चार्ज आ गया, और वो चार्ज क्या करेगा, इन
पेपर के पीसेस पे एक अट्रैक्शन फोर्स को एक्सर्ट करेगा, जिससे कि ये पेपर के पीसेस उस पर क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आता है चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, उसको हम क्या बोलेंगे, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आप एक ग्लास रोड लेते हो और उसको किसके पास लेके आते हो, स्मॉल टीनी पीसेज ऑफ पेपर, देन इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दैम। आपने नॉर्मली एक ग्लास रोड ली और उसको छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास अगर आप लेके आए तो कोई भी वहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट वहीं पे अगर आपने क्या किया, उस ग्लास रोड को रब कर दिया पहले एक सिल्क क्लॉथ के साथ में, देन अब आप अगर क्या करते हो, उनको उन टिनी पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आते हो, तो वो ग्लास रोड क्या करेगी, उन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी साइड। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला कि इनिशियली जो ग्लास रोड थी आपकी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। बट जैसे ही हमने उसको क्या किया, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, तो उसके ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या किया है, एक अट्रैक्शन फोर्स को एक्सर्ट किया है उन पेपर के पीसेस पे, जिससे कि वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। सो ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट था चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स का। सो बच्चों आज की क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक चार्ज के बारे में, कुछ और पॉइंट्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सो आई होप आज जितने भी हमने टॉपिक्स को और जो हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं वो आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक दिस क्लास एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दी चैनल। सो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं चैप्टर के उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।